गुड आफ्टरनून। सेल परिवार के अपने सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। साथ ही अपने 60,000 सेल परिवार के सदस्यों के साथ उनके सभी फैमिली मेंबर्स को और अपनी कंपनी से एसोसिएटेड हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले जो दोस्त हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करते हैं उनको और उनकी फैमिली को भी नमस्कार। इसके साथ मैं अपने इस परिवार से और भी लोगों को जोड़ना चाहूँगा जो अपनी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, वो कस्टमर की भूमिका में हों, हमारे वेंडर्स की भूमिका में हों, हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे प्लांट की सिक्योरिटी के लिए हमारे CISF के लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे शहरों में रहने वाले अनेकानेक लोग जो कई तरह से हमारी ज़िंदगी में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, मीडिया के लोग जो हमारे साथ चलते हैं, हमारी बातों पर टिप्पणियां करते हैं, और सारे लोग जो सेल को, जो कि अपने देश की एक प्रतिष्ठित महारत्न कंपनी है, इसके साथ एसोसिएटेड हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। आज आपके बीच अपनी बात रखने का मौका मिला है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार अगर हम अपनी इस कंपनी की, और रादर अगर मैं कहूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल एक कंपनी नहीं एक परिवार है, तो ये गलत नहीं होगा। हम सभी जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, हम सभी ने ये महसूस किया है कि ये एक परिवार है और इस परिवार का हर सदस्य इस कंपनी में उतना ही भागी है जितना कोई और है। अगर अपने इस परिवार की हिस्ट्री हम देखें, अगर इतिहास की तरफ देखें, तो देश की आज़ादी के लगभग तुरंत बाद ही 1950 के दशक को अगर याद करें, तो आज़ादी के तुरंत बाद ही जब देश के निर्माण की बात हुई, अपने देश को आगे बढ़ाने की बात हुई, एक मजबूत, समर्थ और आत्मनिर्भर देश बनाने की बात हुई, तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो देश के सामने थी वो स्टील की थी। क्योंकि कोई भी सभ्यता, कोई भी देश, कोई भी समाज आगे तब बढ़ता है जब उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और इसी क्रम में अपनी ये कंपनी या अपना ये परिवार वहीं से शुरू होता है। 1950 के दशक से जब राउरकेला और दुर्गापुर में स्टील प्लांट्स की स्थापना हुई, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई, बोकारो स्टील प्लांट हमारे बना, इसको भी पहला स्वदेशी स्टील प्लांट हमने कहा। इसको स्टील प्लांट का विलय हुआ सेल के अंदर। चंद्रपुर में हमारे फेरोलाइज प्लांट आए, सेलम स्टील प्लांट की स्थापना हुई, VSL स्टील प्लांट हमारे साथ जुड़ा, एलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर हमारे साथ था। और इन सभी के साथ साथ हमारे आयरन ओर माइंस और हमारी कोलियरीज जो हमारे साथ हैं, सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट जिसका विलय पिछली शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के अंत की तरफ स्टील रिफ्रैक्टरी यूनिट हमारे साथ जुड़ी। और हमारी मार्केटिंग की टीम जो इस देश के कोने कोने तक पहुंचती है, हर जगह कस्टमर्स को टच करती है, ये सारे हमारे साथ आए। इतना बड़ा बृहद परिवार, अगर इसकी हिस्ट्री आप देखें, तो देश को जब स्टील की ज़रूरत थी, हमने स्टील सप्लाई किया, स्टील का उत्पादन किया और सप्लाई किया। लेकिन क्या इतने 70 सालों से ज़्यादा में हमने केवल स्टील का उत्पादन किया है और सप्लाई किया है? मैं कहूँगा नहीं। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें 1950 के दशक में, जहाँ इस देश में जब समाज बनाने की, शहर बनाने की, सभ्यता बनाने की, इकोनॉमी बनाने की ज़रूरत थी, तो आप आज के दिन में अगर अपने शहरों को देखेंगे, वो राउरकेला हो, दुर्गापुर हो, भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, माइंस में आपके तिरुबुरु, मेघाताबुरु, बोलानी हो, दिल्ली रजहरा हो या रावघाट हो, हाल के दिनों में चंदपुरा जैसी जगह पे जहां हमारा फेरोलाइज प्लांट हो, रांची रोड और भंडारीदह जैसी जगह हों, छोटी जगहों पे भी जहां आपके रिफ्रैक्टरी के प्लांट है और वहां आपकी कॉलोनीज हों,
इन सब जगहों पे आप देखेंगे कि जैसे पूरा भारत सिमट आया है। इस देश के कोने कोने से हर तबके के, हर संस्कृति के, हर भाषा के लोग एक साथ आए हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों ने अपने प्लांट्स का निर्माण किया है, अपने प्लांट्स को आधुनिकीकरण से संवारा है और इस देश की प्रगति में भूमिका निभाई है। आज के दिन मैं ये अनुमति चाहूँगा आपसे, एक बार हम उन सभी लोगों को सलाम करें जो कि 1950 के दशक से आज तक 70 वर्षों के इतिहास में इस कंपनी से जुड़े हैं, जिन्होंने इस कंपनी को अपनी ज़िंदगी दी है, अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से, अपने ब्लड एंड स्वेट से इस कंपनी को खड़ा किया है, जिसके कारण आज हम लोग बहुत ही गर्व से सर उठाकर इस कंपनी का सदस्य होने का दावा करते हैं और इस कंपनी का सदस्य होने पर गर्व करते हैं। उन सभी को मेरा सलाम है। इसके साथ ही इन सारे स्टेक होल्डर्स के, अपने परिवार के इन सारे भूतपूर्व सदस्यों के परिवार को सलाम है, जिन्होंने इस कंपनी के आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभाई है। अगर हम अपनी लेगेसी को देखते हैं, इस कंपनी को आज जिस स्थिति में हम लोग पाते हैं, हम लोग जो वर्तमान सदस्य इस परिवार के हैं, अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमने इस कंपनी को बहुत ही दूर तक आगे बढ़ाया है। इस देश के निर्माण में इस कंपनी की भूमिका उन सभी वीर लोगों की, उन सभी सूझबूझ वाले लोगों की रही है, उनके परिवार की रही है। किसी भी परिवार का चलना परिवार के मुखिया, परिवार के अग्रजन से लेकर परिवार के सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट सदस्य तक जाता है। इस कंपनी की लेगेसी में ऐसे लीडर्स हुए हैं जिन्होंने न केवल सेल के लिए बल्कि इस देश के लिए और विदेशों में भी नाम किया है। अगर बिल्कुल लेटेस्ट बात करें, इस कंपनी में ऐसे लीडर हुए हैं जिनका नाम फोर्ब्स मैगजीन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन मानी जाती है इंडस्ट्री के फील्ड में, वहाँ तक उनका नाम रहा है। हमारे शहरों से ऐसे बच्चे निकले हैं। हमारे शहर केवल रहने के लिए नहीं है, वहाँ एजुकेशन की जो सुविधाएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे शहरों में होते हैं, इकोनॉमी जैसे स्टिमुलेट होती है हमारे शहरों के माध्यम से। आज आपके पास ऐसे शहर हैं जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख के करीब है। इस एक शहर में, एक शहर में 10-10 लाख लोग रहते हैं और आप सोच सकते हैं कि उनसे और उनसे जुड़े हुए बाकी परिवार, बाकी लोग, कहीं ना कहीं उनका नाता हमारे सेल परिवार से है, हमारी सेल कंपनी से है। आपके उन शहरों से बहुत हाल तक पिछले अपने देश के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे वो भिलाई से आया करते थे। आपके देश का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी चेयरमैन जो है हमारे स्टील सिटीज़ से आती है। लगभग हर दूसरे तीसरे साल आप सुनते हैं कि यूपीएससी का टॉपर जो है हमारे किसी न किसी शहर से आता है। आईआईटीज़ में एडमिशन की बात होती है तो हमारे शहरों से सैकड़ों की तादाद में बच्चे आईआईटीज़ में जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसी परिवार का, इसी लेगेसी का हिस्सा है। आज इस बैकग्राउंड में, इस इतने रिच लेगेसी वाले परिवार का सदस्य होने का हम सभी को गर्व है। लेकिन आज का समय वो भी है जब हम ये सोचें कि हम इस लेगेसी को आगे कैसे ले जाएंगे। हमारा ये परिवार आज क्या एम्बिशन रखता है, क्या सपने देखता है, हमारा इस परिवार को अगले 70 सालों तक ले जाने के लिए क्या सपना होना चाहिए। इस क्रम में मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं और साथ ही एक प्रपोजल रखना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि हमारी इस कंपनी का, हमारे इस परिवार का आगे का सपना क्या है। हम सभी लोग मिलकर क्या सपना ऐसा देखें जो इस लेगेसी को और आगे बढ़ाए और ऊंचाइयों पर ले जा सके। कोई भी सपना अगर देखेंगे तो उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सपने की बात से थोड़ा सा हटकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारी कंपनी, हमारे परिवार में क्या क्या है, क्या संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम आज कहाँ खड़े हैं।
एक स्टील कंपनी होने के नाते अगर मैं संसाधनों की बात करूं तो शायद इस देश में ही नहीं, इस पूरे विश्व में सेल एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास स्टील बनाने के सारे संसाधन एक ही छाते के नीचे हैं। ऐसी कंपनियां पूरे विश्व में बहुत कम होंगी। आपके पास आयरन ओर की माइंस हैं जहाँ से आपका चीफ मेटल सोर्स आयरन ओर आता है। आपके पास अपनी कोल माइंस हैं, अपनी कोलियरीज हैं जहाँ से कि कोकिंग कोल हम खुद के लिए पैदा करते हैं। आपके पास रिफ्रैक्ट्री की कंपनियां हैं। स्टील बनाने के लिए रिफ्रैक्ट्री की बहुत अहम भूमिका होती है, बहुत बड़ा रॉ मटेरियल रिफ्रैक्ट्री है। हमारे पास अपनी सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट है और साथ ही अपनी सब्सिडरी SRCL है जो कि आज अपनी कंपनी के 35 से 40% रिफ्रैक्ट्री की जरूरतों को पूरा करती है। हमारे पास अपनी फेरोलॉयज विंग है चंदपुर में। हमारी फेरोलॉयज विंग है जो कि फेरोलॉयज बनाती है। हमारे अपने स्टील प्लांट हैं जो कि स्टील का उत्पादन करते हैं और उसके आगे के लिए हमारे पास अपने SPUs भी हैं जहाँ अपने स्टील को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसके आगे बेचते हैं। इसके साथ ही हमारे पास बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स की अवेलेबिलिटी है। अगर हम देखेंगे तो हमारी अपनी लॉजिस्टिक्स की विंग है कलकत्ता में। हमने एनवायरनमेंट पे ध्यान दिया है, एनर्जी मैनेजमेंट पे ध्यान दिया है हमेशा से। उसके लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, EMD है कलकत्ता में। आपके पास अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि शायद एशिया का ओल्डेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, MPI रांची में। हमारे पास अपनी रिसर्च विंग है, इन हाउस वेरी गुड कैपेबिलिटी रिसर्च विंग RDCIS है रांची में। हमारे पास इन हाउस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है। हमारे पास CET है जो कि रांची में बेस्ड है। हमारे पास 38 स्टॉक यार्ड हैं जो कि पूरे देश में फैले। देश के कोने कोने में हमारे स्टॉक यार्ड हैं। हमारा सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है जो पूरे देश को सर्विस देता है। हर जगह हमारा स्टील पहुंचाता है और कस्टमर्स से टच में रहता है। हमारे पास इतना बड़ा लैंड बैंक है कि आज अगर हम 20 मिलियन टन कंपनी की बात करते हैं तो शायद 100 मिलियन टन भी बनाने की अगर हम सोचें तो हमें लैंड की कमी नहीं होगी। हमारे पास इतना लैंड है। लेकिन ये सारी चीज़ें होते हुए मेरा फोकस थोड़ा हटके, मैं ये कहूँगा कि ये सारे संसाधन होते हुए से ज़्यादा, इन सभी के जोड़ से भी ज़्यादा हमारे पास लगभग 59,000 परिवार के सदस्य हैं जिनकी कैपेबिलिटी, जिनका टैलेंट, जिनका पोटेंशियल आज के दिन में अपने देश की कोई भी कंपनी मैच नहीं कर सकती। We have one of the most educated workforces in the country. हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन जिस पे कि हम लोगों को रिक्रूट करते हैं आज के दिन में वो ITI। हमारे पास हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं, हम इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं, MBAs को रिक्रूट करते हैं। आज आपके पास जो ये 59,000 सदस्य इस परिवार के हिस्सा हैं, सब वेल एजुकेटेड हैं और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, काफ़ी अच्छा टैलेंट है उनके पास। और ये बात केवल मैं नहीं कहता या केवल आपने ये बात केवल अपनी कंपनी के लोगों से नहीं, जब आप बाहर के लोगों से इंटरैक्ट करते होंगे, लोगों से बातचीत आपकी होती होगी, तो आप पाएंगे कि सारे लोग, सारे देश के लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि जो टैलेंट, जो पोटेंशियल हमारी कंपनी में है, हमारे परिवार के सदस्यों में है, वो किसी और के पास आज भी नहीं है। इन सारे संसाधनों और इतनी अच्छी वर्कफोर्स, परिवार के इतने काबिल सदस्यों के होने के बाद मेरा एक प्रपोजल है, और वो प्रपोजल है कि हमारा सपना क्या होना चाहिए। कई बार जब हम लोग सपनों की बात करते हैं तो टारगेट्स पे उतर जाते हैं हम, और टारगेट्स जो है हम मिलियन टन, इतने मिलियन टन कैपेसिटी होगी, या इतने रुपीस करोड़ का टर्नओवर होगा, या इतने रुपीस करोड़ का प्रॉफिट होगा,
या इतना केजी पर टन हमारा टेक्नो इकोनॉमिक्स होगा, अक्सर हम इनकी बात करते हैं। आज मैं वो बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सपनों को मिलियन टन और रुपीस करोड़ और केजी पर टन में नहीं नापा जा सकता। टारगेट्स वैसे होंगे, लेकिन सपना इन सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं प्रपोज करता हूं कि इन सारे संसाधनों और इतने सारे टैलेंट को लेने के बाद अगर हम ये सपना देखें कि हम नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 परिवार होंगे, तो ये गलत नहीं होगा। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा, ये लिबर्टी लेना चाहूँगा कि इतने संसाधनों और इतने सारे टैलेंट को लेने के बाद अगर हमारा सपना नंबर 1 से कुछ भी नीचे होगा, तो शायद ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। हम अपने साथ अन्याय कर रहे होंगे, हम इस देश के साथ अन्याय कर रहे होंगे अगर हम ये कहेंगे कि हम नंबर 1 नहीं बनना चाहते। तो मेरा प्रपोजल है, एंड मुझे ये विश्वास है, पूरा विश्वास है कि इस परिवार का हर सदस्य जो आज यहाँ जुड़ा है या किसी कारण से नहीं जुड़ पाया है, तो आगे हम लोग बात करेंगे और हम सबका सपना नंबर 1 बनना होगा। थोड़ी देर को आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि नंबर 1 किस चीज़ में बनना पड़ेगा। कैपेसिटी में नंबर 1 बनना पड़ेगा, कॉस्ट में नंबर 1 बनना पड़ेगा, प्रॉफिट में नंबर 1 बनना पड़ेगा, आखिर किस चीज़ में हम नंबर 1 होंगे? और ये नंबर 1 होता क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम नंबर 1 हैं? मेरी डेफिनेशन में नंबर 1 वो होता है जिसके पीछे नंबर 2 और नंबर 3 होता है। जब लोग आपकी तरफ देखते हैं, जब लोग आपसे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, आप क्या कर रहे हैं ये जानना चाहते हैं, तब आप नंबर 1 होते हैं। और ये नंबर 1 हर फील्ड में हो सकता है। हम केवल प्रोडक्शन में या प्रॉफिट में, टर्नओवर में या टेक्नो इकोनॉमिक्स में नंबर 1 नहीं होना चाहते। हम नंबर 1 अपने हर काम में होना चाहते हैं, अपने हर प्रोसेस में होना चाहते हैं। वो प्रोसेस हमारे प्लांट के अंदर चल रहा हो, वो प्रोसेस हमारा HR पॉलिसीज़ का नंबर हो, वो नंबर 1 सेफ्टी के फील्ड में हो, नंबर 1 टेक्नो इकोनॉमिक्स के फील्ड में हो। हम वो नंबर 1 कंपनी बनने का सपना देखना चाहते हैं जहां जो मोस्ट प्रेफर्ड एम्प्लॉयर इन द कंट्री, इस देश का हर नौजवान, इस देश की नई पीढ़ियां हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहें, हमारे परिवार में जुड़ना चाहें। हमारी टाउनशिप्स जो हमारे पास हैं, हमारे स्टील प्लांट से जुड़ी हों, अपने चंदपुर से जुड़ी हों, या माइंस से जुड़ी हों, या रिफ्रैक्टरी यूनिट से कहीं भी जुड़ी हों, अगर हमारी टाउनशिप्स होंगी तो क्या हम ये सपना देख सकते हैं कि हमारी 10 टाउनशिप अगर हम संचालित करते हैं, तो देश की अगर 25 बेस्ट सिटीज़ का नाम आए, तो हमारी 10 सिटीज़ जो हैं उन 25 बेस्ट सिटीज़ में, दैट विल बी नंबर 1। अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को डील करने की हमारी जो पॉलिसीज़ हैं और हमसे जुड़े हुए हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर उनकी खुशी की बात हो, उनके सस्टेनेंस की बात हो, उनके स्किल की बात हो, उनके सेफ बिहेवियर की बात हो, या उनके लिए सेफ कंडीशन की बात हो, तो क्या इस देश की बाकी कंपनियां हमारी तरफ देखेंगी कि सेल क्या कर रहा है? अगर वो हमारी तरफ देखेंगे और हमसे सीखने की कोशिश करेंगे, तब हम मान पाएंगे कि हम नंबर 1 हैं। नंबर 1 का ये सपना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी ले सकते हैं। जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था, और ये आप सबने सुना होगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखा होगा, कि सपना वो नहीं होता जो रात को सोते हुए देखते हैं। सपना वो होता है जो हमें रात को सोने नहीं देता। तो जिस सपने की बात आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, नंबर 1 बनने का सपना, हर फील्ड में नंबर 1 होने का सपना, ये सपना हमारे रातों की नींद उड़ा देगा। और जब हम इस सपने को साकार करने के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो हमें कई चीज़ों की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि अब हम उनकी बात करें जो अपने सपने को साकार करने में हमारी मदद करेंगी,
या अपने सपने को साकार करने में आज हमें लगता है कि कुछ बाधाएं हैं, कुछ चीज़ों की कमी है, तो वो क्या चीज़ों की कमी है जिसके कारण हम आज ऐसा सोचते हैं कि ये सपना पता नहीं हम पूरा कर पाएंगे। मैंने अपनी तरफ से कुछ सोचा है, अपने एक्सपीरियंस में आप सभी के इस परिवार का सदस्य रहते हुए जो मैंने फील किया है, अनुभव किया है, मैं वो बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और सजेस्ट करना चाहूँगा कि कैसे हम उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए हमें उस सपने को पूरा करने के तरीकों का पता होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी नॉलेज की। क्या आज के दिन में हमारे पास इतनी नॉलेज है जिससे कि हम नंबर 1 हो सकें? अगर नहीं, और कई इलाके होंगे जहां हमें पता है, जहां हमारी नॉलेज बाकी लोगों से ज़्यादा है, लेकिन क्या नॉलेज या लर्निंग ऐसी चीज़ है जो किसी के पास एक ज़िंदगी में पूरी की पूरी आ जाती है? क्या हम बोल सकते हैं कि हम सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं दुनिया के किसी भी फील्ड में और हमें कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं? कोई भी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। हम सभी जानते हैं, हम सभी स्टूडेंट्स फॉर लाइफ हैं। पूरी ज़िंदगी, हमेशा हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखने को होता है, इंडिविजुअली भी और टीम में भी। इसी तरह से इस परिवार के सदस्यों में भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, काफ़ी नॉलेज है, लेकिन फिर भी हमें कई चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ हम पीछे होंगे दूसरे लोगों से। मैं ये कहूँगा कि सीखने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो वी शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क। कन्फ्यूशियस का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था, इफ यू आस्क ए क्वेश्चन यू कैन बी कंसिडर्ड अ फूल फॉर अ मिनट। अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो कोई आप पे हंस सकता है, बोल सकता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आप इतना भी नहीं जानते, लेकिन वो 1 मिनट के लिए। लेकिन इफ यू डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस देन यू विल बी अ फूल फॉर लाइफ। आप सारी जिंदगी के लिए बेवकूफ़ रह जाएंगे क्योंकि आपको वो बात कभी पता नहीं चलेगी। तो क्या हम ये कसम खा सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मैं नहीं जानता तो मैं पूछूंगा जरूर? क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन, कैन दिस बी आवर मूल मंत्रा? ये हमारा उद्देश्य हो सकता है क्या? किसी भी चीज़ के बारे में मुझे अगर जानकारी नहीं है, मैं पूछने में नहीं झिझकूंगा। लोग हम पे हंसेंगे, लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, फिर भी मैं पूछ के रहूँगा, मैं जान के रहूँगा जो मैं नहीं जानता। और एक बार अगर हमने अपने अंदर ये निश्चित कर लिया, मैं पूछने से नहीं रुकूंगा, तो आप देखेंगे कि आपका नॉलेज, इस परिवार का नॉलेज दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा। और झिझक ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने जूनियर से कैसे पूछूं, झिझक ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने पड़ोसी से कैसे पूछूं। कई बार हम लोग ये झिझक जाते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर से कुछ सीख सकते हैं क्या? बिल्कुल सीख सकते हैं। सीखता तो आदमी अपने दुश्मनों से है, कॉम्पिटिटर तो फिर भी अपने दोस्त ही हैं। हमें ये निर्णय लेना होगा और ये झिझक अपने दिल से, अपने दिमाग से हटानी होगी कि हम सब कुछ जानते हैं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत है। वी शुड बी ओपन टू क्वेश्चनिंग, वी शुड बी ओपन टू एक्वायर नॉलेज फ्रॉम एनी सोर्स दैट वी कैन फाइंड। इस क्रम में मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप कुछ जानना चाहेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे, उसके लिए आपको अपनी कंपनी के अंदर कहीं भी जाने की जरूरत पड़े, कभी भी जाने की जरूरत पड़े, हम एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं। हमारी कंपनी की रीच इस पूरे देश में हर कोने कोने तक है। जब भी आपको कुछ जानने की जरूरत हो, इच्छा हो, समझने की इच्छा हो, आप जरूर आपस में कम्युनिकेट करें। आप जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप हाथ उठाएं, कहें मुझे जानने की जरूरत है, कोई साथी आपको ये बता सकता है तो बताएगा, नहीं आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी तो आप जाएंगे। और केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी अगर हमें लगता है कि जो जानकारी हमें चाहिए उसके लिए विदेश में कहीं जाने की जरूरत है तो जरूर जाएंगे। इस पे मैं अपने सभी साथियों का, हमारे डायरेक्टर्स हमारे साथ हैं, हमारे DICs हमारे प्लांट्स में हमारे साथ हैं, हम सबका ये कमिटमेंट है कि आपका कोई भी ऐसा प्रपोजल जो जानने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा या किसी से जानने के लिए कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं।
हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको केवल हाथ उठाने की जरूरत है और अपनी इच्छा व्यक्त करने की जरूरत है। नॉलेज के अलावा एक बार अगर हमारे पास नॉलेज है और जब हम काम करना शुरू करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। कई बार हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हम लोग सोचते हैं हम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरे विचार से अपने परिवार का हर सदस्य कभी न कभी आपको अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगा होगा कि मैंने तो पूरा काम कर दिया, जो मुझे करना था मैंने कर लिया है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। थोड़ी देर के लिए मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जब हम कह रहे हैं कि इतना टैलेंट हमारे अंदर है, इतना पोटेंशियल हमारे अंदर है, नॉलेज अगर हमने एक्वायर कर ली, तो ऐसी क्या चीज़ होगी जो कि आपको रोकेगी अपने सपने को साकार करने में, रिजल्ट डिलीवर करने में। कुछ चीज़ें जो बहुत ऑब्वियस हैं, जो हम लोग सोचते हैं, ये कल्चर से रिलेटेड है। हम लोग सोचते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर हैं, हम वो नहीं कर सकते जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। I'm sure all 59,000 of us who are working for this company today at some point or the other have thought like this. हो सकता है लोगों से शेयर नहीं किया होगा, लेकिन कभी न कभी अपने आप को बोला होगा कि ये पब्लिक सेक्टर है, कोई और प्राइवेट सेक्टर में हम नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर ऐसा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। मैं आज ये डिक्लेयर करना चाहूँगा कि कभी भी आपके दिमाग में ये सवाल आए कि पब्लिक सेक्टर होने की वजह से अगर हम नहीं कर सकते, तो आप जरूर अपना हाथ उठाएं और अपने साथियों से, अपनी टीम के साथ, अपने बॉस के साथ पब्लिक फोरम्स में, आज के दिन में मुझे विश्वास है कि हर प्लांट में, हर यूनिट में आपको कई मौके मिलेंगे जबकि पब्लिक फोरम्स पे हम लोग बात करते हैं। पब्लिक फोरम्स पे एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हाथ उठाएं और अपनी बात रखें कि मुझे लगता है कि मैं पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मेरे प्रोसीजर्स, मेरे रूल्स कुछ ऐसे हैं जो मुझे रोकते हैं इस काम को पूरा करने में, ये संसाधन मेरे पास उपलब्ध नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई भी प्रोसीजर या कोई भी रूल आइडेंटिफाई हुआ जो कि इस कंपनी के नंबर 1 बनने के सपने को पूरा करने से रोक रहा होगा, तो ये प्रोसीजर, ये रूल हम सब लोग मिलकर बदल डालेंगे। अपने सपने की तरफ जो हमें रात को सोने नहीं देता, उसको पूरा करने की तरफ हमारा ये कमिटमेंट रहेगा कि कोई चीज़ अगर उस रास्ते में बाधा बन रही है, लॉजिकल नहीं है, तो उसे बदलने में हमें बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगी, बिल्कुल भी हम लोग झिझकेंगे नहीं। हम लोग उस पर बात करेंगे, आपस में समझेंगे कि वो प्रोसीजर हमें सही में रोक रहा है क्या, और उस प्रोसीजर को अगर सिंप्लीफाई करना होगा, बदलना होगा, तो उसको हम बदल डालेंगे। लेकिन सपना छोटा नहीं करेंगे इसके चलते। ये एक बात मैं बार बार दोहराऊंगा आपके सामने कि सपना कभी छोटा नहीं देखेंगे और अपने बड़े सपनों को कभी छोटे लेवल पर नहीं लाएंगे। गोल पोस्ट चेंज नहीं करेंगे। अगर सपना नंबर 1 बनने का है तो सपना नंबर 1 बनकर ही पूरा होगा। नंबर 2 या नंबर 3 तक पहुंचकर हम संतोष नहीं करेंगे। तो हमेशा जब भी आपको लगे कि कोई प्रोसीजर, कोई रूल आपको रोकता है, जो आपकी प्रोग्रेस के आड़े आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड एंड क्वेश्चन इट, प्लीज पुट इट ऑन टू अदर्स। आज तक इस दुनिया में किसी ने अकेले हर चीज अचीव कर ली हो, ऐसा नहीं होता। ये हमारा 59,000 लोगों का परिवार इसलिए नहीं है कि इसका हर मेंबर अकेला कुछ अचीव करे। आपने क्रिकेट के सभी लोग शौकीन हैं, आपने कभी ऐसा देखा है कि विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई हो और टीम हार गई हो बुरी तरह से, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हो कि मैंने तो सेंचुरी बना दी, बाकी टीम हार गई तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता। जब भी हम लोग एक परिवार का हिस्सा होते हैं, एक टीम में काम करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि टीम जीती या नहीं जीती, हमारी कंपनी आगे जा रही है या नहीं जा रही है, हमारा परिवार सक्सेसफुल है या नहीं है, इस परिवार के हर सदस्य के चेहरे पे मुस्कान है या नहीं। इंडिविजुअल गोल्स आर इम्पॉर्टेंट, बट इंडिविजुअल गोल्स इंडिविजुअल अचीवमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो गोल्स, वो अचीवमेंट्स टीम के सपने को पूरा करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा आह्वान है इस परिवार के सभी सदस्यों से कि आप आगे आएं और अपनी बात जरूर आगे रखें।
कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपनी बात को तो हम सक्सीड नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन कैन बी ए क्वेश्चन, कम्युनिकेशन कैन बी एन इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन कैन बी एन एक्सपर्टीज दैट यू वांट टू शेयर विद समबडी, कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी ए क्वेश्चन ऑन द डिसीजन दैट योर बॉस हैज टेकन। अपनी कंपनी में, अपने करियर में आपने कई बार अनुभव ये किया होगा और कई लोग मुझे कहते भी हैं कि मैंने साहब सब काम किया, जो मेरे बॉस ने जो जो कहा था मैंने सारा काम कर दिया, सो आई एम ऑल राइट, आई एम सक्सेसफुल, मैंने तो सारे काम पूरे कर दिए। आज के दिन में हम इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे बॉस ने जितने काम कहे, अगर हम उससे एग्री नहीं कर रहे थे तो क्यों पूरे कर दिए? क्या हम अपने बॉस को ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर ये काम करना क्या जरूरी है, या इस काम से बेहतर तरीका हो सकता है जिससे हम अपने गोल की तरफ बढ़ें? आपने कभी ये आइडिया शेयर करने की कोशिश की है? पोलाइटली ही से, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन आप पोलाइटली अपनी बात जरूर रखें, और आपकी बात रखने के बावजूद अगर सबकी सहमति से, डिस्कशन से ये निर्णय आता है कि नहीं काम ऐसे करना है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। डिसीजन एक बार हो जाने के बाद उस डिसीजन को क्वेश्चन करना है, लेकिन उस डिसीजन को आगे बढ़ने से रोकना नहीं, क्योंकि अगर हम हर स्टेज पे हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो टीम, ये परिवार आगे नहीं जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करने को रोकना नहीं है। इस परिवार में जितने मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग हमारे कलीग्स जो डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग आपके बॉस, किसी भी लेवल पे हो, आप सब लोग अपनी जगह पे लीडर हैं। आप सभी लोग अपनी जगह पे इस कंपनी को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोएस्ट लेवल तक, प्लांट के कोने कोने तक। कोई भी भगवान नहीं है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। मैंने कुछ कह दिया तो वही सही है और कुछ सब चीजें गलत है, वही एक तरीका है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भगवान नहीं हूँ, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में भगवान नहीं है, हर बात उसकी सही हो जरूरी नहीं। इसलिए भी मैं ये आह्वान कर रहा हूँ कि अगर मैं कुछ कहता हूँ और आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ या मेरी बातों में कोई कमी है, प्लीज डोंट हेजिटेट, कम बैक, whoever be your boss, whichever level your boss is, please come back and express your opinion. Just see whether after discussion where you settle, either I will convince you or you will convince me to change. We don't mind. There are no egos in this company. This I want to put in very emphatically कि there will be no egos in this company. आपने कई दूसरी कंपनियां देखी होंगी जो बहुत हायरार्की से चलती हैं। कई बार हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग पब्लिक सेक्टर हैं, यहाँ बहुत बड़ी हायरार्की है और हर डिसीजन जो है पूरी लंबी चौड़ी हायरार्की के अंदर लिया जाता है। अगर बॉस ने कुछ बोल दिया तो इसका मतलब वो अंतिम शब्द है और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता इस कंपनी में। मैं एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा और आप अपने दिल में झांक कर देखें और आप अपने वर्किंग में झांक कर देखें, आप पाएंगे कि इस कंपनी में हायरार्की की कोई वैल्यू नहीं। इस कंपनी में हम रैंक से परफॉर्मेंस नहीं लाते हैं, इस कंपनी में हम रोल से परफॉर्मेंस लाते हैं। आप हो सकता है हर किसी को अनुभव होगा, आपके एरिया में आप जहां काम कर रहे होंगे उस जगह पे हो सकता है हमारा एक ओटीटी या एक एटीटी ऐसा आइडिया दे रहा होगा या उसकी काबिलियत ऐसी होगी, ऐसे काम कर रहा होगा जो इस कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहा है। छोटे से छोटा काम जो वो कर रहा होगा वो हो सकता है कि उससे बहुत सीनियर लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला रहा होगा। डोंट हेजिटेट टू एक्नॉलेज दिस। टैलेंट शुड बी एक्नॉलेज्ड। We should not hesitate to acknowledge this. We should not hesitate to learn from such a person जो कि परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी की हायरार्की, इस कंपनी के अंदर हायरार्की की ईगो कभी भी आपको परफॉर्मेंस देने से नहीं रोकेगी। We welcome all kinds of performance at all levels. Never think कि मैं इस लेवल पे हूँ, मेरा काम इतना ही है, मैं इससे आगे काम नहीं कर सकता। इस सिलसिले में एक अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा। अक्सर हम लोग जब एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट लिखते हैं या अपनी एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, जब कोई आपका बॉस आपकी तारीफ करना चाहता है, आपको बहुत अच्छे नंबर देता है, आपके परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बोलता है, तो हम लोगों को कहा जाता है कि आप में लिखना पड़ेगा कि आपने इतने अच्छे नंबर क्यों दिए, इस व्यक्ति को आप सबसे अच्छा क्यों मानते हैं एम्प्लॉई। और 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 मैंने देखा है कि हम लिखते हैं हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी। मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे, आपने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा कि 90% टाइम हम बोलते हैं कि हार्ड वर्किंग एंड सिंसियरिटी आर द हॉलमार्क्स ऑफ ए गुड एम्प्लॉई। परिवार का सबसे अच्छा सदस्य जो है सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और बड़ा सिंसियर है।
मैं थोड़ी देर के लिए इसे डिफर करना चाहूँगा। हार्डवर्क और सिंसियरिटी बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे गुण हैं, होने चाहिए। हम सभी को डिसिप्लिन में रहना है, हार्डवर्क करना है, सिंसियर होना है। लेकिन हार्डवर्क और सिंसियरिटी की डेफिनेशन से एक सक्सेसफुल कंपनी को, एक नंबर 1 कंपनी को इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा एक फेवरेट स्लोगन है, आप सभी ने भी अपने वर्क प्लेस में कभी न कभी सुना होगा, काम कम मत करो, काम को कम करो। डोंट वर्क लेस, मेक वर्क स्मॉलर सो दैट यू कैन ऐड वैल्यू टू इट। अपने काम करने का तरीका ऐसे रखो कि आपका काम आसान हो जाए, आपका काम कम हो जाए, आप ज्यादा रिजल्ट ला पाए। इन अदर वर्ड्स, हार्ड वर्क तो करो लेकिन उससे ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आज इस कंपनी में बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को, जबकि हम अपना सपना देख रहे हैं कि हम नंबर 1 बनेंगे, तो हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। सिमिलरली हम सिंसियर हैं, इसका मतलब है कि अगर हमारे बॉस ने हमको कहा कि ये काम कर देना है तो मैं कर डालता हूँ, तो मैं सिंसियर हूँ। मैं इस सिंसियरिटी को चाहूँगा कि हम पैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हमारे बॉस ने हमें जितना कहा वो हमने सिंसियरली कर दिया, लेकिन क्या मैं पैशनेट हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं उससे भी आगे जा सकता हूँ? क्या मैं कस्टमर डिलाइट पे फोकस कर सकता हूँ क्या? कस्टमर सेटिस्फैक्शन से आगे बढ़ के क्या हम कस्टमर डिलाइट की बात कर सकते हैं क्या? जहाँ हमारे बॉस ने हमसे जो नहीं एक्सपेक्ट किया था वो भी करके हमने दिखाया। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, द सेटिस्फैक्शन दैट यू विल ड्रॉ फ्रॉम योर पैशन will be much more, will give you much more satisfaction, will give you much more spirit than all the good words that your boss can speak to you. हम लोग अक्सर वेट करते हैं कि बॉस ने हमारी तारीफ की तो हम अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपके दिल में जो खुशी होगी, आपके दिमाग में जो उमंग आएगी पैशनेटली काम करके, वो इन सब से कहीं आगे होगी, और आपका ये पैशन ही इस कंपनी के नंबर 1 बनने के सपने को पूरा कर पाए। जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हर सदस्य के पैशन की बात कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि आज के दिन में हमारा परिवार केवल इन 59,000 लोगों का परिवार नहीं, लगभग उतनी ही संख्या में लगभग 60,000 लोग हमारे वर्क प्लेस पे आज कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम करते हैं। वो हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के प्रति उतनी ही है जितनी अपने लिए। और इसमें मैं 2 चीजें खास करके कहना चाहूंगा जो हम सबकी जिम्मेदारी है। पहला सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारे साथ काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट लेबर उतना ही सेफ है जितना मैं हूं? जो सेफ्टी मैं अपने लिए चाहता हूं, क्या उतनी ही सेफ्टी का ख्याल मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए रख रहा हूं? क्या मेरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी ये हक है, ये राइट है, ये एम्पावरमेंट है कि वो हाथ उठाकर कहे कि साहब यहाँ का सिचुएशन अनसेफ है, ये काम करने का तरीका अनसेफ है, मैं ये काम नहीं करूँगा? क्या हमने उसको उतनी शक्ति दी है, उतना राइट दिया है? जिस दिन हम अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर तक को उतनी हिम्मत और उतनी बुद्धि देंगे जब वो कोई अनसेफ एक्ट को या अनसेफ तरीके को रोक लेगा, उस दिन हम सही मायने में कह पाएंगे कि हम सेफ्टी में नंबर 1 कंपनी। नंबर 1 के जैसा मैंने कहा, बहुत सारे मायने हैं, बहुत तरीकों से हम अपने आप को नंबर 1 को देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप हर कोने में अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरफ जब देखते हैं तो ये देखें कि वो उतना ही सेफ है, उतनी ही सेफ प्रैक्टिसेस में काम कर रहा है जितनी सेफ प्रैक्टिसेस हम अपने लिए चाहते हैं। That will be our real tribute to safety, which we have always said is the number 1 priority for the company. That will be our real tribute to the company. That day we will be able to say, yes, we are number 1 in safety. दूसरी बात जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रिलेवेंस में मैं कहना चाहूँगा वो ये कि हमारे साथ काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उसको जो पेमेंट ड्यू है उतना पैसा उसको मिल रहा है क्या? और अगर उसको मिल रहा है तो कोई भी इस समाज में, हमारे शहर में रहने वाले लोगों में से कोई भी उससे वो पैसा वापस तो नहीं ले रहा। शायद आपको मेरी ये बात अजीब लगे,
और हम ये कहें कि कॉन्ट्रैक्ट्स जब हम देते हैं तो आउटसोर्स करते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके आगे देखना, ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप याद करेंगे, अभी 15 मिनट पहले मैंने कहा कि इस कंपनी की, इस परिवार की लेगेसी वो है कि हम केवल स्टील नहीं बनाते, हम देश बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। हमारे शहरों में दसियों लाख लोग रहते हैं और हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, उनके जीवन में खुशियां लाने को तैयार हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। We will be truly number one the day we start taking responsibility of those smiles on the faces of those people who work so hard for us. ये हम कैसे करेंगे? आपको कभी हो सकता है कि आप अपने आप को मजबूर पाते हो, लीगली हम नहीं कर सकते। कई बार ये सवाल उठते हैं, मेरी चर्चा में कई बार ये सवाल आए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे ले सकते हैं, हम कैसे उसमें आगे जा सकते हैं, उसके साथ वर्क प्लेस से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं देख नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस परिवार का एक एक व्यक्ति, एक एक अथॉरिटी आपके साथ है। आप सोचना शुरू करें, देखना शुरू करें, रास्ते निकलेंगे। देश छोटे इरादों से नहीं बनता, कंपनी, परिवार छोटे इरादों से आगे नहीं बढ़ती। नंबर 1 बनने का सपना किसी चीज में अपने आप को मजबूर पाकर छोड़ देने से पूरा नहीं होता। अगर हमको सही मायने में नंबर 1 बनना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी और पूरी करनी होगी। आज के दिन जैसा मैंने कहा, मैं मिलियन टन, 1000 करोड़, केजी पर टन में बात नहीं करूंगा। इसी क्रम में मैं आपको हार्डवर्क और सिंसियरिटी से आगे बढ़ के करेज, स्मार्ट वर्क और पैशन के लिए आपका आह्वान करना चाहूँगा, आपका साथ चाहूँगा। इस कंपनी के नंबर 1 बनने के सपने में हम सभी लोग मिलकर काम करें। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके घर में, आपके परिवार में जो सदस्य हैं, जो आपकी ज़िंदगी को इतना सुकून से भरा बनाते हैं, आपको वो सपोर्ट देते हैं जिससे कि आप अपने वर्क प्लेस पे इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, उन सबको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। उन सबको भी मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा फॉर दिस जर्नी टू बी द नंबर 1। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि नंबर 1 बनने का सपना जो हम लोग बात कर रहे हैं, नंबर 1 बनने का सपना कब से शुरू करें, कब से शुरुआत करें इस जर्नी की, क्या प्लान बनाएं, उसके बाद नंबर 1 बनने के लिए आगे बढ़ना शुरू करेंगे। I have just one sentence for you, that a journey of 1000 miles starts with the first step. बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन पहला कदम लेना पड़ता है। और पहला कदम लेने का सबसे सही समय क्या है? पहला कदम लेने का सबसे सही समय आज है, अभी है। आपने जब ये सपना देखा है, इस पे चलना अभी से शुरू हो जाएगा। अब अपने पिछले कुछ सालों को देखेंगे तो आप लगातार, हमने इस कंपनी में अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। आप पिछले कुछ सालों को देखेंगे तो हर साल आप पिछले साल से बेहतर करते चले आए हैं। अब बेहतरी के रास्ते पे हम लोग ऑलरेडी हैं। हमें ज़रूरत है अब पेस बढ़ाने की, अपनी स्पीड बढ़ाने की, इस बेहतरी के रास्ते को आगे बढ़ाने की, और अपने बेंचमार्क को अब केवल अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस से ना नापने की, बल्कि नंबर 1 से अपने आप को कंपेयर करने की कि नंबर 1 पहुंचने में कितना वक्त बचा है, नंबर 1 पहुंचने में कितनी दूरी बची है, अब उससे कंपेयर करने की जरूरत है। आई थैंक ऑल ऑफ यू and wish you all the very best in realizing this common dream of being the number 1, not just in this country, but one day in this world. Thank you very much.